हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिनिश किया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग को। ठीक है। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन की। ओके। और मुझे लगता है कि आपने प्रीवियस वाले जितने भी थे उन्हें रिवाइज कर लिया है अच्छे से। और राइट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपस में एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस जर्नी में जब आगे जाएंगे और आप पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको इश्यू आएगा चीजों को और अच्छे से समझने में। ठीक है। सो प्लीज आप उन सबको दिमाग में रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। और प्लीज आप यहां पे थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा इस प्रॉपर लेक्चर में, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि आपको आइडिया मिल जाएगा इस लेक्चर के अंदर ही। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली, ओके, इससे पहले मुझे लगता है कि हम एक चीज भूल गए हैं जो हमें करनी चाहिए थी। वो थी रिचुअल, फुल फॉर्म का, एस्टेब्लिशमेंट ईयर का, उसके बाद पेरेंट मिनिस्ट्री का। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास फुल फॉर्म। तो सीसीआई जो है बेसिकली उसका मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट। दूसरा है एस्टैब्लिशिंग ईयर। तो वो है तो आपका, ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 2002। तीसरा है, वो है हमारे पास पेरेंट मिनिस्ट्री। तो बेसिकली पेरेंट मिनिस्ट्री जो है सीसीआई की, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑलराइट। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। सीसीआई का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशिंग ईयर है 2002, पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑलराइट। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब हुआ कि इसके अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशंस। ऑलराइट। इसे स्टैब्लिश किया था अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 और रिस्पॉन्सिबल होता है एनफोर्सिंग एंड प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन इन इंडियन मार्केट, ताकि प्रोटेक्ट करा जा सके कंज्यूमर्स इंटरेस्ट को और इंश्योर किया जाए उनके लेवल प्लेइंग फील्ड्स को बिजनेसेस के लिए। ऑलराइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें मार्केट की, ठीक है, या मार्केट ऑफ इंडिया की, सो आज के दिन में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ऑलराइट। ये पहली चीज है। दूसरी, इंडियन मार्केट जो है वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट लिक्रेटिव मार्केट है, सबसे आकर्षक मार्केट में से एक है, क्योंकि आपको इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस मिलती है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे कट थ्रॉट कंपटीशन होगा। हर कोई या हर एक बिजनेस जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रहा है या फिर इंडियन मार्केट में ऑपरेट करना चाहता है, ये सभी बिजनेसेस का एक ही एम होता है कि वो मैक्सिमम शेयर कैप्चर कर पाए इंडियन मार्केट का, जो कि राइज कर देता है कंपटीशन को, कंपटीशन बढ़ा देता है, या फिर कहें कट थ्रॉट कंपटीशन को बढ़ावा देता है।
ठीक है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो माइटर को मॉनिटर कर पाए, सेफ गार्ड कर पाए कंज्यूमर इंटरेस्ट को और बिजनेसेस के इंटरेस्ट को भी, जो कि इंडिया मार्केट में ऑपरेट करते हैं। या आप कह सकते हैं कि सीसीआई जो है बेसिकली वो इंश्योर करता है फेयर एंड ओपन एक्सेस ऑफ द इंडियन मार्केट। ऑल राइट, तो ये था आपका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीसीआई। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। सीसीआई जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इसका एम है कि ये प्रिवेंट कर सके एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को और प्रमोट करे इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को कई सारे सेक्टर्स में इकोनॉमी के। ठीक है, तो इन सब को समझने से पहले आइए पहले समझते हैं पहली चीज। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले हमारे पास था MRTP 1969, जिसका मतलब था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट। ऑलराइट, तो अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है? तो जब हम लोग बात कर रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको बताया था मोनोपोली वो कंडीशन होती है जब यहां पे सिंगल सेलर होता है। ऑलराइट, और जब भी यहां सिंगल सेलर होगा, कंज्यूमर जो होगा उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन उसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बंदे से खरीदना पड़ता है। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होता है अगर यहां पे मोनोपोली होगी किसी की भी मार्केट में। ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें बस एक ही इंसान से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा जो कि एम्पावर्ड करता है मोनोपोलिस्ट को बहुत ज्यादा, ताकि वो मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो यहां पे मतलब हुआ कि कोई कंपटीशन नहीं होगा, और जब भी यहां कोई कंपटीशन नहीं होता, यहां हमेशा क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट होते हैं कंज्यूमर्स पे, क्योंकि यहां ना तो कोई क्वालिटी मिलेगी, ना क्वांटिटी मिलेगी, ना कोई एफिशिएंसी मिलेगी, ना आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी। ओके, सेकंड है हमारा रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी का मतलब हुआ कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो एलिमिनेट कर रही हैं, या फिर कहें एलिजिडली एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर मार्केट, एलिमिनेट करती हैं कॉम्पिटिटर्स को। कॉम्पिटिटर्स, ऑलराइट। तो अगर कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज थी जिससे कि उसके कॉम्पिटिटर जो है वो एलिमिनेट होते हैं मार्केट से, या फिर स्टैब्लिश करती है ओवरऑल कंट्रोल मार्केट में, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बैंड हो जाती है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी के अंडर, ताकि जो कंज्यूमर्स है उनकी वेलबिंग एंश्योर की जा सके। ऑलराइट, तो कंपटीशन कमीशन से पहले हमारे पास था MRTP 1969। ऑलराइट, इसके बाद यहां पे आई रघुमन कमेटी। ऑलराइट, और जो रघुमन कमेटी थी उसने रिकमेंड किया टू रिपील दी MRTP एक्ट
विथ कंपटीशन एक्ट। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, उसको रिप्लेस कर दिया गया विथ कंपटीशन एक्ट 2002 से। ऑलराइट, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें रेगुलेटिंग कंपटीशन की। सीसीआई का प्राइमरी फंक्शन है कंपटीशन को रेगुलेट करना मार्केट में, और ऐसी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना जिनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपटीशन पे। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका कंज्यूमर बेस है। ऑलराइट, ये हुए आपके सेलर्स। ऑलराइट, सेलर्स। तो क्या होगा, जितने सेलर्स होंगे उसका मतलब होगा मोर कंपटीशन, जो कि इक्वल होगा आपके मोर चॉइसेस से मोर एफिशिएंसी से। क्योंकि यहां पे ज्यादा सेलर्स होंगे मार्केट में, ज्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में, और जब भी यहां पे मोर कंपटीशन होगा, यहां पे इंटर मार्केट, और आप कह सकते हैं इंटर सेलर कंपटीशन, और हर एक सेलर ट्राई करेगा अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, और इंक्रीज करेगा अपने प्रोडक्शन को। इस कॉम्पिटिशन को ओवरकम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत चॉइसेस होती हैं उनसे खरीदने के, और जब भी प्रोडक्शन ऊपर जाएगा तो यहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और यदि एफिशिएंसी और क्वालिटी जो है फर्म्स की वो अच्छी होगी, प्रोड्यूसर्स की अच्छी होगी, तो यहां पे इंटरनेशनल कंपटीशन एज भी हमको मिलती है, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से जो कंपटीशन है वो मार्केट में रहना चाहिए। तो क्या होगा, अगर किसी तरीके से यहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं मार्केट में, और यहां पे अक्यूज कंज्यूमर बेस है। ऑलराइट, तो क्या होगा, जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और जब भी कंपटीशन एलिमिनेट होता है तो यहां पे कोई एफिशिएंसी नहीं बचती है, कोई क्वालिटी नहीं बचती है, कैपेबिलिटी नहीं बचती है। ऑलराइट, तो प्रोडक्शन का भी स्टडी राइट नहीं होता है। क्योंकि अब इनको कॉम्पिटिट नहीं करना है एक दूसरे से, तो इसीलिए ये वो करेंगे जो इनको करना है। ठीक है, तो सीसीआई का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो एंश्योर कर सके कि कोई भी सेलर ऐसा ना कर पाए या फिर ऑक्यूपाई कर पाए पूरे मार्केट को। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी, और आप कह सकते हैं इसे हाफ जुडिशियल बॉडी। ऑलराइट, तो इसी वजह से
ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है या फिर एक्शंस ले सकती है अगेंस्ट एनी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, या फिर अब्यूज और डोमिनेट मार्केट पोजीशंस के खिलाफ, या फिर कॉम्बिनेशंस के खिलाफ जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन से किए गए हैं कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हमने देखे हैं जैसे कि एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स हो गया आपके सामने, डोमिनेट मार्केट पोजीशन का अब्यूज हो गया, और कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं हमें जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो इनका मतलब क्या हुआ, आइए इन्हें देखते हैं एक के बाद एक। पहला है हमारे पास एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ऑलराइट, तो बेसिकली इसे किया जाता है किसके द्वारा, लार्ज फर्म्स के द्वारा विथ स्मॉल फर्म्स, और आप कह सकते हैं विद इन द फर्म्स दैट दे विल नॉट compete with each other. Alright? तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो सीसीआई जो है वो चेक करता है एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज को। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट फर्म्स के बीच में हुआ है जो कि कंपटीशन को खत्म करता है तो सीसीआई इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है डोमिनेट मार्केट पोजीशन। तो मान लीजिए कि अगर यहां पे एक भी लार्ज फर्म है मार्केट में, ऑलराइट, और ये जो फर्म है ये बेसिकली ऑक्यूपाई रखता है कंट्रोल को ओवर बाकी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो क्या होगा, जो स्मॉलर फर्म्स हैं, छोटी फर्म्स हैं, उनको सर्वाइवल चांस ही नहीं मिलेगा मार्केट में, और ये ले जाएगा डोमिनेंस ऑफ लार्ज फर्म्स की तरफ। ऑलराइट, तो सीसीआई के पास ये राइट्स होते हैं ताकि वो इन मैटर्स को देख सके और अब्यूज को रोक सके डोमिनेंट मार्केट पोजीशन के। उसके बाद है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। जैसे कि अगर यहां पे एक्स वाई जेड ए और सी डी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, तो अब ये सभी कई से ज्यादा नंबर्स में हैं। तो यहां पे होगा कंपटीशन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे कंपटीशन है तो यहां पे कंज्यूमर्स की वेलबिंग जो है वो एंश्योर की जा सकती है। लेकिन अगर क्या होता है, यहां पे जो एक्स वाई जेड है या जितनी भी फर्म्स हैं ये कंबाइन हो जाती हैं एक्स वाई जेड के तौर पे। जैसे कि इससे पहले ये इंडिविजुअल थी लेकिन अब ये सिंगल फर्म है मर्जर के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मर्जिंग ऑफ वन और टू फर्म्स के बाद क्या होगा कि यहां पे जो इनकी रिसोर्सेज हैं वो कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, और इनको मिलेगा एच ओवर ए बी सी और डी के ऊपर, और ये इफेक्ट करेगा कंपटीशन को मार्केट में। कंपटीशन था मार्केट, क्योंकि अब इनके पास रिसोर्सेज कंबाइन है एक दूसरे के साथ में, ह्यूमन रिसोर्स कंबाइन है एक दूसरे के साथ में, कैपिटल कंबाइन एक दूसरे के साथ में, कंज्यूमर बेस कंबाइन एक दूसरे के साथ में, और अब इनको पावर मिल जाएगी ओवरकम करने के लिए ए बी सी डी को। तो ये सब भी सीसीआई हैंडल करता है। और यदि मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते हैं, लेकिन एक्स जो है वो अब ऑक्यूपाई करता है वाई और जेड को, तो क्या होगा कि यहां पे फिर से कंडीशन होगी कि एक्स वाई जेड जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ए बी सी से, क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज का एक्वायरमेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी चीज होती है, मर्जर्स, एक्विजिशन, डोमिनेंट मार्केट पोजीशन या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ठीक है, फर्म्स के बीच में कॉम्पिटिशन को हार्म करने के लिए, तो इस सिनेरियो में सीसीआई जो है वो
एक्शन ले सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसके बाद एक्शंस भी ले सकता है। उसके बाद है एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट। सीसीआई रिस्पॉन्सिबल होता है एनफोर्स करने के लिए प्रोविजंस कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट 2002 के, जो प्रोहिबिट्स करते हैं प्रैक्टिसेस या फिर रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को जो कंपटीशन को खत्म करते हैं, जैसे प्राइस फिक्सिंग हो गया, बिड रिगिंग हो गया, मार्केट एलोकेशन हो गया, या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन हो गया। तो इनका मतलब क्या हुआ? पहला है प्राइस फिक्सिंग, बिड रिगिंग, मार्केट एलोकेशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन। तो चलिए इनको समझते हैं एक के बाद एक। पहला है हमारा प्राइस फिक्सिंग। तो प्राइस फिक्सिंग जो है बेसिकली वो होती है प्रैक्टिस दो और मोर मार्केट प्लेयर्स की ताकि वो इंटेंशनली प्राइसेस को लोअर कर पाए, ताकि अट्रैक्ट कर सके ज्यादा कंज्यूमर्स को। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जो प्राइसेस हैं उन्हें कौन डिसाइड करता है? लॉ ऑफ डिमांड डिसाइड करता है, ठीक है, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। लेकिन अगर यहां पे 10 कॉम्पिटिटर्स हो या फिर 6 कॉम्पिटिटर हो मार्केट में, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में। ऑलराइट, तो क्या होगा? जो 3 कॉम्पिटिटर्स हैं वो इन 6 में से एग्रीमेंट कर लेते हैं, या फिर कहें रिटर्न या वर्बल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये प्राइसेस को कम कर देंगे ₹20 से। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जो प्राइस आइटम का जो ये लोग सेल आउट कर रहे थे वो 40 था, ठीक है, लेकिन इन फर्म्स ने इंटेंशनली प्राइस को कम कर दिया। तो क्या होगा? जो बाकी 3 फर्म्स हैं वो उसको ₹40 पे ही बेचेंगे, लेकिन ये इसको अब ₹20 पे बेचेंगे। तो क्या होता है इससे? जो कंज्यूमर्स हैं वो इन 3 फर्म्स की तरफ जाएंगे और जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था प्राइस फिक्सिंग का एग्जांपल, ठीक है। 2 से ज्यादा प्लेयर्स जब भी आपस में इंटेंशनली डिसाइड कर लेते हैं प्राइसेस को लोअर डाउन करना ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, तो ये होता है कंपटीशन को हार्म करना, क्योंकि हम मानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई को नेचुरली प्राइस को सेट कर देना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड है बिड रिगिंग। तो बेसिकली ये होता है आपका कंडीशन फिक्सिंग बिड प्राइस, या फिर कहें लोअर द क्वालिटी ऑफ ऑक्शन आइटम। ताकि रिड्यूस किया जा सके इंटरेस्ट बायर्स का उस चीज के अंदर या पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इसने थोड़ा सा टेक्निकल पिक्चर है यहाँ पे, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर आइटम है जिसका कि नीलामी होनी है, ऑक्शन होना है, ठीक है, तो इसका जो बिड प्राइस होगा वो कैसे डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन होता है हाईएस्ट वैल्यू पे। तो मूवीज में आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग होते हैं जो कि सामने बैठे होते हैं आइटम के, और फिर यहाँ पे वो प्राइजेस या बोली लगाते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि कोई ₹10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, ठीक है, चलता जाता है। और वो इंसान जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है, और उस वैल्यू को कोई और चैलेंज नहीं कर पाता है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये उसको दे दी जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर यहां पे 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। पहला इंसान जो है वो ₹10 देने को तैयार है, दूसरा 20 को, तीसरा 30 को और चौथा 40 को। तो जो हाईएस्ट वैल्यू हो 40 है। अगर बाकी 3 में से कोई भी 40 को चैलेंज नहीं कर पाता है तो जो 40 है वही प्राइस होगा। लेकिन अगर किसी ने भी इसको चैलेंज कर दिया
जैसे मान लेते हैं कि इसने इसको 40 की जगह 50 कर दिया, तो अब जो 50 है वो हाईएस्ट प्राइस है और ये रिमेन रहेगा हाईएस्ट जब तक कि कोई और इसको चैलेंज नहीं कर देता। और यदि 50 को अब चैलेंज नहीं किया गया कुछ समय बाद भी, तो ये हो जाएगा आपका मेन प्राइस। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट बिड प्राइस का। लेकिन अगर किसी भी तरीके से जो प्लेयर्स हैं या जो फर्म्स हैं, ठीक है, जो कि ऑक्शन में गई हुई हैं, और आप कह सकते हैं जो ऑफिशियल हैं जो कि ऑक्शन के लिए अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो बिड प्राइस डिसाइड कर पाए, किसी तरीके से अगर करप्शन के थ्रू वो ऐसे डील कर लेते हैं कि वो जो प्राइजेस हैं या जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उसे डाउनग्रेड कर दें ऑक्शन से पहले, तो ये होता है केस ऑफ फ्रॉड, या फिर आप कहें बिड रिगिंग का केस। क्योंकि जो बिड है वो पहले से ही फिक्स हो चुकी है, ठीक है, जो बिड है वो प्री फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ लोगों के फेवर में या मार्केट प्लेयर्स के फेवर में करप्शन की वजह से। ऑलराइट, तो मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। मान लीजिए कि अगर बिड प्राइसिंग के दौरान अगर प्राइस प्री डिसाइडेड है, ठीक है, कुछ ही लोगों के फेवर में, ठीक है, ऑलराइट, या तो क्वालिटी लोअर करके या फिर प्राइस फिक्स करके, तो जो बाकी बायर्स हैं वो अपना प्रॉपर इंटरेस्ट शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और जो बिड प्राइस है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी के फेवर में चली जाएगी। ऑलराइट, फिर आता है मार्केट एलोकेशन। तो ये होता है मार्केट को डिवाइड करना अमंगस्ट प्लेयर्स, ऑलराइट, और रेस्ट्रिक्ट करना एंट्री आउटसाइडर्स के। तो ये भी होता है आपका कंपटीशन के अगेंस्ट। मर्जर कंट्रोल की हम बात करें, सीसीआई रिव्यू करता है और अप्रूव करता है मर्जर कंट्रोल्स को और एक्विजिशन को अगर उसका कोई भी सिग्निफिकेंट एडवर्स इंपैक्ट नहीं है कंपटीशन में रिलेवेंट मार्केट के। कंपनीज को नोटिफाई करना पड़ता है सीसीआई को कि उनका पर्पस क्या है मर्जर के पीछे और कॉम्बिनेशन के पीछे, ठीक है, अगर वो थ्रेशोल्ड के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर XYZ और ABC है यहाँ पे और XYZ मर्ज हो जाता है या एक्वायर कर लेता है, ठीक है, कोई भी एक चीज होती है, तो ये पोजेस करते हैं इसको एज अ थ्रेट टू द कॉम्पिटिशन ऑफ ABC। तो सीसीआई जो है वो एक्शन लेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन होगी यहाँ पे और एक्विजिशन के या मर्जर के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो जो सीसीआई है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मर्जर एक्विजिशन के खिलाफ और क्वेश्चंस पूछ सकता है XYZ से, नई कंपनी से, कि इन्होंने ये मर्जर और एक्विजिशन क्यों किया। अगर यहां पे ऐसा कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है और सीसीआई को लगता है कि ये कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए किया गया है, तो मर्जर को एक्विजिशन को रोका जा सकता है। लेकिन अगर सीसीआई को लगता है कि यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है कंपटीशन को इस मर्जर से या एक्विजिशन से, तो इस मर्जर एक्विजिशन को कैरी आउट करने दिया जाएगा। तो इस तरीके से सीसीआई मर्जर को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बात करें मार्केट स्टडीज की, एडवोकेसी की। सीसीआई कंडक्ट करता है कई सारे मार्केट स्टडीज को और रिसर्च को टू आइडेंटिफाई एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रैक्टिसेस और मार्केट ट्रेंड्स। कई सारी प्रो कॉम्पिटिशन पॉलिसीज को और रिकमेंडेशंस को भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं ऑन वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम, ठीक है। जो सीसीआई है बेसिकली वो स्टडीज करता है बेसिकली या सर्वेस करता है बेसिकली ये पता करने के लिए कि यहाँ पे कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। ऑलराइट, और इसके साथ साथ वो प्रो कॉम्पिटिशन पॉलिसीज को भी और कई सारी रिकमेंडेशंस भी वेरियस टॉपिक्स पे गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, प्रो कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी वेलबींग और कंज्यूमर वेलबींग के लिए। ऑलराइट, कंप्लेन हैंडलिंग इनकी अच्छी है। सीसीआई जो है वो एंटेन करता है कंप्लेन्स को फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर ग्रुप्स एंड बिजनेस रिगार्डिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर XYZ जो है ABC यहां पे है, अगर XY जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और ABC को लगता है कि ये एक्विजिशन और मर्जर जो है उनका नुकसान कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इनमें से कोई एक भी या ये सारे के सारे एक साथ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं सीसीआई के साथ में
और सीसीआई जो है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करेगा इस मर्जर और एक्विजिशन के रिगार्डिंग। और अगर उनको लगता है कि ये जो एक्विजिशन है, मर्जर है, कॉम्पिटिशन को हार्म करने के लिए किया गया है या एलिमिनेट करने के लिए किया गया है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है, पेनल्टीज ऑफ वायलेशंस के रूप में। ऑलराइट, उसके बाद अवेयरनेस एंड आउटरीच की हम बात करें तो बेसिकली सीसीआई कंडक्ट करता है अवेयरनेस प्रोग्राम्स को, आउटरीच एक्टिविटीज को, ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया सके, बिजनेसेस को एजुकेट किया सके और स्टेक होल्डर्स को भी एजुकेट किया सके अबाउट कंपटीशन रिलेटेड इश्यूज, ताकि जो फेयर एंड कॉम्पिटिशन मार्केट है उसके बेनिफिट समझा जा सके। फिर लिनेंसी प्रोग्राम, सीसीआई बेसिकली मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड जो है वो कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ में और एलिमिनेट करना चाहे कंपटीशन को, या फिर किसी भी ऐसे काम को करे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आईज में इलीगल है, तो सीसीआई जो है उसके पास होता है लीनियंसी प्रोग्राम। इसका मतलब हुआ कि अगर इनमें से कोई भी सीसीआई के पास आता है और डिस्क्लोज करता है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटेंशन टू एलिमिनेट द कंपटीशन, ठीक है, तो क्या होगा, जो सीसीआई है वो एक्शन लेगा एक्स वाई जेड पे, लेकिन या तो एक्स वाई जेड जो भी सीसीआई के पास गया था इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए या डिस्क्लोज करने के लिए, उसको कम पेनल्टीज मिलेंगी और उसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी प्रोसिक्यूशन से। तो यानी जो सीसीआई का इन्फॉर्मर होगा या एजेंट होगा, तो इस तरीके से लीनियंसी प्रोग्राम काम करता है। ऑलराइट, अगर कोई भी सीसीआई इन्फॉर्मर या एजेंट एक्स वाई जेड ग्रुप में से सीसीआई के पास जाके इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है, उन्हें बता देता है उनकी जो भी इंटेंशन थी जो गलत वे में थी, ठीक है, तो सीसीआई उस पर्टिकुलर फॉर्मर को या एजेंट को आप कह सकते हैं इम्यूनिफाई करती है प्रोसिक्यूशन से और कम पेनल्टीज उस पर लगाती है। लास्ट चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर आप कहें कॉम्पिटिशन एक्ट जो है बेसिकली 2002 का, तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया था कुछ चीजों के लिए, जैसे कि फर्स्ट चीज है वो है सीसीआई, सेकंड है आपका कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि आपका कॉम्पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, हाउएवर 2017 में जो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है या कॉम्प्लेट था आपका, उसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ में, जिससे को हम जानते हैं एनसीएलटी के नाम से, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जैसे कि आप कह सकते हैं सर। तो ये था कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन की सीसीआई की, तो कंपोजिशन ऑफ सीसीआई बेसिकली इसके पास होता है चेयरपर्सन और 6 बाकी मेंबर्स। ऑलराइट, तो ये सभी आपके होल टाइम मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, चेयरपर्सन और बाकी सभी मेंबर्स होल टाइम मेंबर्स और सभी अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो चाहे वो चेयरपर्सन हो या फिर बाकी मेंबर्स हो, तो वो सभी क्वालिफाई करने चाहिए एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट।
ऑलराइट। दूसरी चीज, उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, और आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, इकोनॉमिक्स का, और बाकी चीजों का, जो कि 15 ईयर्स के ऑलमोस्ट होना चाहिए। ऑलराइट। और लास्ट है हमारा, वो है इकोनॉमिक्स। लास्ट है हमारा इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी आपके यूजफुल होने चाहिए सीसीआई के लिए। ऑलराइट। तो बेसिकली ये थी 3 कंडीशंस आपकी एलिजिबिलिटी के। क्वालिफाई करना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट के तौर पे, इनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड का, इकोनॉमिक्स का या बाकी चीजों का, ठीक है, ऑलमोस्ट फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये सभी यूजफुल होने चाहिए सीसीआई के लिए। ऑलराइट। अगर पर्सन इस तरह की एलिजिबिलिटी को प्रोसेस करता है तो ही वो एलिजिबल होता है सीसीआई के मेंबर के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक आप इन सभी को रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस नोट के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।